ये देश कानून के हिसाब से चलता है और कानून क्या कहता है। कानून जो हमें जीने का अधिकार देता है, हमारी जिम्मेदारियां बताता है। लेकिन क्या जब हमारी जुबान फिसलती है, विवादित बयान निकलते हैं, कुछ ऐसी बातें निकलती है जो किसी विशेष समुदाय, विशेष धर्म, विशेष जाति या फिर लिंग को प्रभावित करती है या फिर मानसिक तौर पर दर्द देती है, तो क्या होता है? क्या कोई भी स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर कुछ भी कह सकता है? ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें आज आप इस पॉडकास्ट के जरिए जानेंगे। धर्म से जुड़े तो कई पहलू अब तक मैं सबीना तामंग देशमुख आपके सामने ला चुकी हूं, लेकिन आज पॉडकास्ट विद सबीना तामंग देशमुख में मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। आप ललित नागर जी हैं, कानून के जानकार हैं, हाईकोर्ट से जुड़े हुए हैं और कानून क्या कहता है, मतलब वकालत क्या कहती है, आज हम ललित जी आपके जरिए जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ललित जी, सवाल ये है कि कई ऐसे बयान जो किसी को मानसिक तौर पर ठेस पहुंचाते हैं, क्या उनके पीछे भी कानून कुछ सख्ती कर सकता है या फिर कोई भी कुछ कह सकता है और निकल सकता है कहकर? देखिए, जिस संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं वो अभिव्यक्ति की आज़ादी को दर्शाता है कि हमें संविधान ने हमारे मौलिक अधिकारों में आज़ादी दी है अभिव्यक्ति की, लेकिन वो भी, उसकी भी एक सीमा है, एक रेखा है, उसे लांघना नहीं चाहिए। अगर कोई भी उस सीमा को लांघता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, एफआईआर भी हो सकती है और हो सकता है उसे जेल भी जाना पड़ सकता है उस केस में। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए बोलने से पहले, कोई बयान देने से पहले, वो ज़रूरी है जी। तो हम अब मुद्दे पर आते हैं। जाने माने कथावाचक, बेहद मशहूर प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने लड़कियों को लेकर जो बयान यहाँ पर दिया, उनकी उम्र को लेकर कि 25 साल की उम्र तक आने तक तो वो कितनी जगह मुंह मार लेती हैं, और टेस्ट ड्राइव जैसे शब्दों का जो इस्तेमाल हुआ, क्या इसमें भी मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है? देखिए, बिल्कुल टूट सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मौलिक अधिकारों में हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हमारी आज़ादी और अधिकार किसी और की ज़िंदगी, समूह, समाज या किसी विशेष वर्ग की ज़िंदगी में खलल नहीं डाल सकता। मतलब हमें आज़ादी है अभिव्यक्ति की, कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उसका एक दायरा है, एक सीमित है, एक रेखा है। अगर आप कुछ ऐसा बयान देते हैं जो किसी वर्ग को लेकर, किसी समाज को लेकर गलत है या उन्हें उकसा सकता है या संतोष फैला सकता है। और रही अनिरुद्धाचार्य जी की बात, तो मैं ये मानता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय है कि कथावाचक होने के नाते उन्हें समाज को ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए जिससे समाज का विकास हो, समाज आगे बढ़े, ना कि समाज में ऐसी भ्रांति फैले। क्योंकि एक बहुत बड़ा फॉलोअरों का उनका ग्रुप, एक बहुत बड़ा ओहदा है। कथावाचक होने के नाते लोग उन्हें सुनते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। और मेरा कहना कि गलत नहीं होगा कि बहुत बड़ा एक समूह ऐसा होगा कि जो वो बोल रहे हैं वो उनके लिए, मतलब उसे अनुसरण करते होंगे। उसका लोग पत्थर की लकीर मानकर चलते हैं। जो कह दिया हमारे जाने माने कथावाचकों में ने, जो जिनमें से एक अनिरुद्धाचार्य भी हैं, जो कहते हैं लाखों लोग उसे मानते भी हैं। तो जो उन्होंने बोल दिया, हो सकता है वो उनके लिए पत्थर की लकीर हो जाए। और देखिए, मैं मानता हूँ और आप भी इससे वास्ता रखती होंगी कि ऐसे बयान जिससे किसी को ठेस पहुँचे, कोई आहत हो, क्या वो सही है एक ऐसे कथावाचक के लिए जिसे दुनिया फॉलो करती है? बहुत एक बड़ा वर्ग फॉलो करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही गलत था। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ कि ऐसा कोई भी उन्हें संदेश अपने उस मंच के उससे साझा नहीं कर। मतलब एक कानून का जानकार होने के नाते और हाईकोर्ट से जुड़ा होने के नाते आप ये मानते हैं कि जो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा, महिलाओं को लेकर जो बयान यहाँ पर दिया, क्या वो दायरे से बाहर रहा? बहुत ज़्यादा। एक कथावाचक को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है ऐसी किसी भाषा का प्रयोग करना या लड़कियों के बारे में। पर उनके फॉलोअर्स तो कह रहे हैं कि ये गलत क्या है, वो तो सही और गलत बता रहे हैं। देखिए, अगर हम इस पे बहस करने पे आए या विचार करने पे आए तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। अगर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए, अगर जिस आज़ादी की वो बात करते हैं, वो तो शायद ये भी कहते हैं कि शादी जल्दी करा देनी चाहिए, इसकी उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे देश में जो आज, जैसे कि आप भी एक महिला हैं, इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा नूई हैं, कल्पना चावला हैं, इन सभी ने देश का नाम रोशन करा, मान सम्मान बढ़ाया। अगर ऐसी सोच रखने वाला एक कथावाचक महिलाओं के बारे में ऐसा कहेगा और सोचो उनके फॉलोअर्स उसे फॉलो करेंगे, तो क्या वो महिला सशक्त हो पाएगी, आगे बढ़ पाएगी, देश का नाम रोशन कर पाएगी? नहीं।
क्योंकि अगर इसी सोच, इसी मानसिकता के साथ जी। फिर लड़कियां और जो महिला वर्ग है वो नहीं बढ़ पाएगा आगे। अच्छा, बातचीत क्योंकि यहाँ पर की गई, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने उनसे कई तरह के सवाल यहाँ पर पूछे। जब एक सवाल भी उनसे पूछा गया कि भाई आपका तो बहुत सारी महिलाएं विरोध कर रही हैं, एक वर्ग है जो सामने आ गया है, तो उनका कहना है कि भाई चरित्रवान महिलाओं को मेरी बात बुरी नहीं लगी है, लेकिन अब जो चरित्रहीन है उसका क्या किया जा सकता है। तो ये कैसे तय किया जा सकता है कि कौन महिला चरित्रवान है और कौन चरित्रहीन? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अनिरुद्धाचार्य जी कोई सर्टिफिकेशन एजेंसी नहीं है कि जो वो सर्टिफिकेट देंगे कि कौन चरित्रवान है और कौन चरित्रहीन। दूसरा, हमारे यहाँ समस्या सबसे बड़ी क्या है सबीना जी, कि लोगों को अपने मौलिक अधिकार पता हैं लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं पता। एक होती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं, जिसमें कि आप ऐसी बातों का प्रयोग ना करें, ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें जिससे समाज में एकता, अखंडता और जो संप्रभुता है वो खतरे में आए, जो शालीन ना हो, नैतिक ना हो। समाज को मैसेज अगर ऐसा दें तो जो आगे बढ़ पाए। मुझे लगता है कि कथावाचक होने के नाते उन्हें ये बिल्कुल शोभा नहीं देता, ऐसे स्टेटमेंट देना बिल्कुल शोभा नहीं देता। अच्छा, लिव इन को लेकर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, हालांकि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल है उससे एक बवाल भी यहाँ पर मचा, लेकिन हमारा कानून तो लिव इन को यहाँ पर क्या मान्यता देता है? मतलब या फिर इसे पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाता है या फिर सामने वाले पर छोड़ दिया जाता है? हालांकि मालूम है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप कानून के जानकार हैं इसलिए आपके मुँह से ही सुनना चाहेंगे कि क्या कानून कहता है। उच्चतम न्यायालय इस मामले में बहुत सारे जजमेंट पास कर चुके हैं। जी, वो कहते हैं कि वो दो वयस्कों के बीच का मामला है, वो तय करें कि उन्हें साथ रहना है नहीं रहना है। और मैं ये मानता हूँ, अगर आपको आपत्ति है लिव इन रिलेशनशिप से या उच्चतम न्यायालय ने जो जजमेंट पास किए, तो आप कानूनी रूप से उसे चैलेंज करें, कोर्ट जाएं। अगर आपको कोई अपनी बात है जो सिद्ध करनी है कानूनी रूप से, तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास है कि आप कोर्ट जाएं और उस चीज़ को सेट असाइड कराएं या गैर कानूनी कराएं। तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप एक मंच से बैठकर ये कह दें कि ये गलत और वो सही, ये ठीक नहीं है। पर आपको लगता है, क्योंकि लिव इन का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा रहा है कि इस पर कई बार चर्चा हुई है, बहुत गहनता से धर्म और कानून दोनों के लिहाज से यहाँ पर चर्चा की गई है, पर क्योंकि आप कानून से जुड़े हुए हैं और आज हम कानूनी पक्ष यहाँ पर समझना चाहते हैं, क्या उन्हें अपने शब्दों के लिए भुगतना पड़ सकता है अनिरुद्धाचार्य जी को? जी बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है। इवन जो हमारी BNS जो नया कानून आया है, क्योंकि पहले IPC गवर्न करता था, उसमें भी नियम हैं, प्रावधान हैं कि जिनके लिए जो उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है उसके लिए उनके विरुद्ध FIR दर्ज हो सकती है। अच्छा, मगर मैंने ये देखा है, मैंने ही क्या, अब तो हर कोई ये देख रहा है कि अनिरुद्धाचार्य जी के बहुत सारे, मतलब लाखों जो फॉलोअर्स हैं, उन्हें ये बात बहुत चुभ रही है, तकलीफ भी दे रही है कि उनके खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है। और हम देख रहे हैं कि जमकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। हो सकता है कि आपके कमेंट सेक्शन में भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। आपको लगता है कि जो लोग अपने शब्दों की मर्यादा लांघते हैं, चाहे उन्हें बात पसंद आए या ना आए, उनके खिलाफ किसी तरह से एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, कानून अगर आपने देखा होगा, ऐसे बहुत से उदाहरण पेश हुए हमारे सामने। कानून सबके लिए समान है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, कोई फेमस पर्सनालिटी हो, कथावाचक हो या कोई पब्लिक फिगर हो जी। अगर आप कथावाचक भी है तो आपका काम है कथावाचन करना। आप उस मंच से लोगों के बीच ऐसे संदेश दें जो समाज में नैतिकता, शालीनता या फिर एकता, अखंडता के बारे में बात करें। अगर आप कोई ऐसा कमेंट देते हैं या कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो समाज के लिए सही नहीं है, और जैसा कि उन्होंने अभी जो स्टेटमेंट दिया वो मुझे नहीं लगता कि समाज के रूप के किसी भी रूप से ठीक है, तो उसके लिए उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो। पर क्या कानून इस बात को इस दायरे में लाता है कि सामने वाले की भावना या सामने वाले का कथन या उसकी सोच गलत नहीं है, कि वो ये कह रहा है कि भाई दो लोगों को ही रिश्ता पूरी जिंदगी साथ निभाना चाहिए, लोगों को या लड़कियों को अपने दायरे में यहाँ पर रहना चाहिए, समाज की एक रूपरेखा है, क्या उनके भाव को नहीं समझा जा रहा? देखिए, दायरा कौन तय करता है? अनिरुद्धाचार्य जी तो दायरा नहीं तय कर सकते ना। और समाज धीरे धीरे समय के हिसाब से विकसित हो रहा है, मापदंड अलग तय किए जा रहे हैं। अगर वो ऐसी बात करते हैं तो पहले कभी तलाक जैसी चीज़ें नहीं होती थी, डिवोर्स जैसी चीज़ें नहीं होती थी, आज हैं। और रही बात लिव इन की, और जो कह रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि ये गलत है,
देखिए गलत सही समय के हिसाब से तय किया जाता है। और दूसरी बात, ये एक बहुत व्यक्तिगत मसला है जो दो लोगों के बीच की बात है। तो इसमें कोई तीसरा अगर हस्तक्षेप करे या उसमें कोई स्टेटमेंट पास करे या रिमार्क्स पास करे, वो गलत है। चलिए, ये तो बात यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी की हो गई, जिन्हें लेकर पक्ष विपक्ष दोनों सामने आ रहा है। इनको लेकर लोग इनका साथ भी बहुत दिलेरी के साथ देते नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष भी एक पक्ष है जो कह रहा है। आज हम कानूनी पक्ष यहाँ पर समझ रहे हैं, लेकिन इस बीच ललित जी, मेरे साथ में कुछ दिनों पहले एक सोशल एक्टिविस्ट हैं प्रियंका राणा जी, वो बैठी थी और उन्होंने हमारे चैनल पर, इस पॉडकास्ट पर मेरे साथ जब किया था, तो ये कहा था, मैं सुनाना चाहूंगी। और इसको लेकर ही सवाल दरअसल मेरे पास में है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आज चैलेंज करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो मुझे एक ग्रंथ और या फिर किसी भी चीज के अंदर ये लिखा हुआ दिखा दे कि हमारे देश के अंदर किसी भी ऋषि मुनि ने या महापुरुषों ने वैश्या को वैश्या कहा था। हमारे देश के अंदर महिला को देवी माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है, किसी में भी वैश्या को वैश्या नहीं कहा जाता है। चलिए, इसे लेकर एक पक्ष विपक्ष हो सकता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है। हो सकता है कहा गया हो सकता है ना कहा गया हो, लेकिन आप खुद पढ़िए, इनके नीचे जितने भी लोगों ने कमेंट किया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल है जिसे हम ऑन एयर या किसी के सामने पढ़ नहीं सकते। लेकिन मैं आपको इसलिए दिखाना चाहती हूँ, क्या इस तरह के शब्दों को आप पर्दे के पीछे से बैठकर लिख सकते हैं किसी महिला के बारे में, किसी पुरुष के बारे में, या किसी के बारे में भी? क्या इस तरह के शब्दों को लिखा जा सकता है? आप खुद बताइए, क्या इन पर एक्शन हो सकता है? जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल एक महिला के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, जिसे शायद मैं और ललित जी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये वो शब्द हैं, मतलब आप देखिए 3000 से ज़्यादा कमेंट यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन जितनी गालियाँ दी जा सकती हैं, जितना बुरा भला कहा जा सकता है, जितना मतलब कहा जा सकता है, वो सब यहाँ पर कहा गया है। मतलब इन्हें ही इस श्रेणी में रखकर क्या क्या कुछ नहीं कह दिया है। क्या इस तरह के लोगों के लिए, क्योंकि इन्हें लगता है ये पर्दे के पीछे हैं। मैं इस बात पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जितने भी लोगों ने यहाँ कमेंट करे हैं, अगर इन कमेंट को पब्लिकली इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे दिखा दिया जाए कि इन्होंने ये कमेंट करें, तो आधे से ज़्यादा ये कमेंट डिलीट कर देंगे। ये पर्दे के पीछे से इन्हें मौका मिल रहा है ये चीज़ें लिखने का, तो आधे से ज़्यादा उनके लिए तो एंटरटेनमेंट का सोर्स हमारे कानून में है कि ऐसे लोग जिस तरह के भद्दे कमेंट करते अगर हैं, इनके खिलाफ आप कार्रवाई करना चाहें तो बिल्कुल कार्रवाई कर सकते हैं इनके खिलाफ, क्योंकि देखिए माध्यम सिर्फ मीडिया नहीं मतलब है। एक महिला के आपने चित्रे उड़ा दिए क्योंकि वो सोच के साथ ताल्लुक नहीं रखती है। अगर जो ये लिव इन के बारे में कहते हैं ना, देखिए जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरी व्यक्तिगत तौर पर जितनी समझ है मैं बताता हूँ कि हमारे वेदों में 8 तरह के विवाह होते हैं, उसमें एक गंधर्व विवाह होता है जी। तो गंधर्व विवाह ये कहता है कि पुरुष और महिला वो उन दोनों की एक व्यक्तिगत चॉइस है कि जो एक दूसरे के साथ रहना चाहे। तो जब हमारे वेद इसके बारे में बात करते हैं तो शायद मैं ये कहता हूँ ये थोड़ा मॉडर्न हो गया है, इसे हमने एक नया नाम दे दिया कि लिव इन। और दूसरा मुझे लगता है कि मतलब व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ कि अगर हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। हो सकता है कि लोग सिर्फ अच्छा देख लेते हैं कभी, और कभी कभी बुरा देख लेते हैं, दूसरी तरफ सोच नहीं पाते, क्योंकि लोगों की सोच बड़ी संकुचित है, या कह सकते हैं बहुत लोगों की सोच कुंठित है जो ऐसे बयानबाजी कर देते हैं। तो जितने भी आपने मुझे भी कमेंट दिखाए, तो बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं पढ़ा जा सकता है। मतलब मेरे ख्याल से जिसके लिए लिखा है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है जब हमारे और आपके लिए होता है। और मैं मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी एक को टारगेट कर इतने भर कर उन्हें गालियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे कानून के दायरे में है कि इन्हें भी जेल हो सकती है, इन्हें भी जुर्माना भरना पड़ सकता है। देखा होगा पहले भी, अभी कुछ टाइम पहले भी काफ़ी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, कि कुछ ऐसे थे सोशल मीडिया पे जिन्होंने कुछ शोज़ थे जो ऑन एयर करे, जो यूट्यूब पे आए, उनके खिलाफ एफआईआर हुई। जी बिल्कुल, उदाहरण है हमारे सामने, एग्जाम्पल है। तो बस वही है कि आपको जितने भी मौलिक अधिकार मिले उनका आप एक्सरसाइज करें उन्हें, लेकिन दायरे में रह के, सीमा में रह के। अच्छा, एक और बयान जो यहाँ पर सामने आया है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का, वो ये आया है कि लड़के लड़कियाँ अगर शादी तक में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो बच्चे बहुत स्वस्थ होते हैं। इसे लेकर भी एक वर्ग है जिनका गुस्सा सामने आ रहा है। इस तरह के बयान क्या कानून के दायरे में आते हैं? मुझे लग रहा है आजकल, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर आदमी वो काम कर रहा है जिसमें उसकी महारत नहीं है, या जिस फील्ड से वो रिलेटेड नहीं है, जिस क्षेत्र में वो उसकी मतलब निपुणता नहीं है, वो काम कर रहा है। वो कथावाचक हैं, वो कथा
अगर वाँचें तो ज़्यादा बेहतर है। वो एक साइंटिफिक चीज़ बता रहे हैं जो डॉक्टरों को या साइंटिस्टों को बतानी चाहिए, वो अपने आप से खुद उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं कि स्वस्थ होगा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता उसे इस बात की जानकारी भी है या उन्हें इस चीज़ पे कमेंट करना भी चाहिए। या क्या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे कथावाचकों को इतनी जानकारी है, वो चाहते हैं कि समाज का एक वर्ग जो है वो कम से कम इस बात को समझे कि क्या सही क्या गलत है, लेकिन बस शब्दों का जो एक संतुलन है वो खो देते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है सबीना जी, आज के टाइम पे ना सब ने बहुत शॉर्टकट चुन लिया प्रसिद्धि का। तो मुझे ऐसा लगता है ये हो सकता है कि मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने ये बयान दिया प्रसिद्धि के लिए, लेकिन आजकल लोग बहुत ही शॉर्टकट चुनते हैं प्रसिद्धि के लिए। कुछ ऐसे बयान, ऐसी चीज़ें बोलते हैं ताकि वो एकदम से वायरल हो, लोगों तक पहुँचे और लोग जान जाएं। क्योंकि आप अगर प्रसिद्ध होना चाहते हैं, दो ही है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। पॉजिटिव जो है वो कम ट्रैवल करती है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है। तो ऐसे बयानबाजी मुझे लगता है ये शो प्रसिद्धि के लिए भी देते हों, कोई दो राय नहीं है इसमें। अच्छा, एक वर्ग ऐसा भी आ रहा है, महिलाओं का मैं आपको कह रही हूँ, एक वर्ग महिलाओं का भी ऐसा है जिनमें कई हमारे धर्म से जुड़ी महिलाएं भी हैं जो ये मानती हैं कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने जो कहा है वो सही कहा है, लेकिन बस शब्दों को गलत तरीके से यहाँ पर कहा गया है। आपको लगता है कि जब हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करें तो कानून की उन धाराओं को भी याद रखें जो किसी को आहत ना करे, फिर वो कोई भी हो? देखिए, आप अगर कभी भी किसी ऐसे मंच से कोई कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपको मान मर्यादा में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहाँ से कुछ भी ऐसी चीज़ बोलते मतलब हैं, आप मानते हैं कि उन्हें मर्यादा में रहना बिल्कुल रहना चाहिए था। कुछ भी ऐसा नहीं आप कह सकते हैं जो आपत्तिजनक हो, जो एक समाज के एक पर्टिकुलर सेक्शंस को हर्ट करे, उसके सेंटीमेंट्स को हर्ट करे, वो आपके पास राइट नहीं है। और संविधान भी कहता है कि आपको अगर किसी भी मौलिक अधिकार का किसी को भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप उसे सीमित और दायरे में रह के करें। तो वो उन्होंने जो कहा, उस मंच से कहा, वो बहुत गलत कहा। और उससे एक पर्टिकुलर समाज है जो, जैसा कि आप अभी बता रही थी कि बहुत से उससे वास्ता भी रखते हैं कि उन्होंने कहा तो सही। देखिए कि वो यही बता रहे हैं कि परिवार टूटे ना, समाज बिखरे ना। एक महिला के सशक्त होने का मतलब ये नहीं है कि वो कम कपड़े पहने, बाहर रात रात को घूमे, बाहर फिल्में यहाँ पर देखे। एक सशक्त महिला की और भी परिभाषाएं, जहाँ तक उनके बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक सुखी जीवन बिताने के लिए अपनी शादी को चलाना, उस पर फोकस करना, ना कि इसलिए कि आपका रिश्ता किसी और से हो जाए। वो कहते हैं कि यही वजह है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत चलते हैं। देखिए, कथा वो वाचक होने के नाते उन्हें तो शब्दों का चयन करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि शब्दों का चयन, अगर वो अपनी कोई बात है जो समाज को पहुंचाना चाहते हैं या लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। क्योंकि आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग मानते हैं, आपका लोग अनुसरण करते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप शब्दों का चयन बहुत बहुत ध्यान रखते हुए करें। बेशक हो सकता है आपकी मंशा वो ना हो कहने की, लेकिन जो मैसेज जा रहा है पब्लिक में वो तो गलत ही है। आपके शब्दों का चयन गलत था। और दूसरा कि जब शब्द गलत हो जाते हैं तो उससे जो पहुंचने वाला संदेश है वो भी गलत हो जाता है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बहुत से ऐसे फॉलोअर्स हैं जो मानते हैं कि उनकी कथाओं के ज़रिए, उनके प्रवचनों के ज़रिए उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव यहाँ पर आए हैं। वो ये मानते हैं कि उनका जो परिवार है वो बहुत सही तरीके से आगे बढ़ा है, और ऐसे कई अनगिनत परिवार हैं। आपको लगता है कि कानून का दायरा ये भी देखता है? देखिए, आप लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं अपने उस कथा वाचन के ज़रिए, तो ये कहीं ना कहीं आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आप अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस नहीं है कि आप गलत चीज़ें भी कर सकते हैं। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है, उनको प्रशंसा मिलती है, और जो गलत है उनका खंडन होता है। मतलब कि कानून किसी को उसकी बात कहने से नहीं रोकता ललित जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उसका दायरा होता है, उसकी मर्यादा यहाँ पर होती है। मतलब यही बात अगर वो अलग तरीके से कहते तो शायद महिलाओं का जो एक बड़ा वर्ग है जिन्हें ठेस पहुंची है वो ठेस ना पहुंचती। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि इवन नेताओं के लिए जो उनका काम शायद भाषण देना है, पक्ष विपक्ष के बारे में बात करना है, खंडन करना है, लोगों जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी दायरे में रहकर बात करनी होती है। आपने पहले ऐसे मसले देखे होंगे, काफ़ी ऐसे केसेस हैं, मैं फिर दोबारा से किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि जिन्होंने अपने भाषणों के लिए माफ़ी भी मांगी है क्योंकि उन्होंने शब्दों का गलत चयन किया था। तो बात वहीं आ जाती है घूम फिर कर कि अगर आप कथावाचक हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, तो आपको अगर
अपने कथावाचन के अलावा आप समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में भी अगर कोई राय रखना चाहते हैं मंच के माध्यम से, क्योंकि आपको लाखों लोग देख रहे हैं। जब लाखों लोग आपको देख रहे हैं तो आपके कंधे पे एक जिम्मेदारी आ जाती है कि आप जो बोलें। और सबसे बड़ी बात, मैं तो मेरी सलाह है कि उनके फॉलोअर्स जो हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, उनमें भी कुछ भाग ऐसा होगा जो इससे वास्ता नहीं रखता होगा। उन्हें भी लगता होगा कि जो स्वामी जी ने कहा है, जो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा है, वो गलत है, क्योंकि भावनाएं तो सबकी हैं, उन्हें ठेस भी पहुंचती है। और जब भावनाओं को ठेस पहुंचती है और कोई आहत होता है तो उसके लिए फिर प्रावधान है कानून में कि अगर आप कोई ऐसा गलत संदेश दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है और एफआईआर भी हो सकती है। अच्छा, आज के टाइम में हम देख रहे हैं बहुत रिश्ते जल्दी बन भी रहे हैं, जल्द टूट भी रहे हैं। ऐसे में एक कथावाचक का अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक सही राह के तौर पर दिखाना, क्योंकि वो शब्द गलत हो गए इसीलिए इस पर विवाद खड़ा हुआ, या फिर कथावाचकों का काम क्या महज कथा सुनाना है, या फिर ये माना जाए कि वो समाज को राह दिखाने में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ललित जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कथावाचक या जितने भी इन्हें हम कह सकते हैं आध्यात्मिक नेता, एक शब्द हम यूज़ कर सकते हैं इनके लिए, आध्यात्मिक नेता, तो इनका बहुत जिम्मेदारी है इनके ऊपर कि ये समाज को सही रूप से सही जगह लेके जाएं और समाज के लिए एक नया आयाम और दृष्टिकोण पैदा करें कि जिससे समाज, देखिए हमारी जो संस्कृति है उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी कथावाचकों के ऊपर ही है कहीं ना कहीं, और जो ये आध्यात्मिक नेता हैं इनके ऊपर है। अगर अब ये अपने काम को छोड़कर ऐसी बयानबाजियों में पड़ जाएंगे, और दूसरा अगर मैं इसे दूसरे दृष्टिकोण से भी देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वैश्विक स्तर पे अगर ऐसी न्यूज़ें लोग देखते होंगे तो मतलब मैं गलत नहीं होऊंगा कि हमारा उपहास ही उड़ाते होंगे, मजाक ही उड़ाते होंगे कि आज जहां विश्व इतना आगे जा चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, सोच लोगों की इतनी आगे जा चुकी है, पढ़े लिखे हो रहे हैं लोग, जो उसका परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है, और उस समय पे ऐसी सोच रखना तो मेरा बहुत सीधा सवाल है आपसे ललित जी, क्या कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर कानून के प्रावधान के तहत मामला दर्ज होकर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या जेल की सलाखों के पीछे वो जा सकते हैं अगर इसी तरह की बयानबाजी या इसी तरह से आहत वो एक बड़े वर्ग को करते रहे तो? देखिए बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आप सेक्शन की बात करें, मैं सेक्शन भी बता दूंगा कौन सा सेक्शन है जिसमें दर्ज हो सकती है। हाँ जी, 196 BNS है। अच्छा, जिसमें हाँ, क्योंकि देखिए जो उन्होंने काम करा है वो गलत है, जो उन्होंने बयान दिया है वो गलत है, और एक अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर वर्ग को लेकर उन्होंने जो बात कही है महिला वर्ग में, तो अगर इसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करता है, क्योंकि कोई भी अगर एफआईआर दर्ज होती है तो कंप्लेंट उसमें दी जाती है, और बाकी पेचीदगियां हैं वो अलग चीज़ है, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, तो संभवतः उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, एफआईआर भी हो सकती है। अच्छा, पहली बार में क्या चेतावनी देकर या वार्न कर छोड़ा जाता है, या फिर पहली बार में ही गंभीरता देखी जाती है कि बयान किस तरह का है? नतीजा क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन जो प्राथमिक चीज़ है, जो बेसिक है, एफआईआर तो दर्ज हो सकती है उनके खिलाफ। वो बाद की बात है, निष्कर्ष की उन्हें चेतावनी देके छोड़ा जाए, उनके पास जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि प्रावधान है कानून में कि अगर ऐसी बयानबाजी या अगर दोबारा से वही ऐसी आपत्तिजनक चीज़ों को अगर आदमी करता है तो 3 साल तक की सज़ा भी है उसके लिए, और जुर्माना भी है, या दोनों भी है। तो अब वो देखा जाएगा कि किन धाराओं में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, अगर कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो। जी। इसके अलावा ललित जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बात सिर्फ कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की भी नहीं है, कई ऐसे मौलाना भी सामने आ चुके हैं, कई ऐसे धर्मगुरु भी सामने आ चुके हैं जहाँ पर शब्दों की मर्यादा को लांघा गया है, एक वर्ग के हिसाब से तो लांघा गया है, तो उनके ऊपर भी कहा जा सकता है कि ये देखा जाता है कि वो कितने प्रसिद्ध हैं, या फिर जो एक आम नागरिक के लिए कानून है वही बराबर कानून होता है? कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं आपके लिए कानून अलग है और किसी को कोई नहीं जानता है। जैसा कि भी हमने देखा, आपने मुझे कमेंट्स दिखाए, शायद उन्हें लोग फॉलो नहीं करते होंगे, वो एक आम जनमानस हैं। तो कानून सबके लिए समान है। अगर किसी बयानबाजी से किसी को आपत्ति पहुंचती है और वो अगर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिश हो रहा है या किसी वर्ग को लेकर टारगेट किया जा रहा है, तो सभी के खिलाफ कार्रवाई होती है, चाहे कोई आम जनमानस है या कोई प्रसिद्ध अनिरुद्धाचार्य हैं या कोई और हैं।
तो वो सभी के लिए समान है। इसीलिए कहते हैं मतलब एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर जो लोग बहुत मुखर तौर पर अपनी बात सामने रख रहे हैं, जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं या जो उन्हें मानते हैं या जो उनके दिशा निर्देशों के हिसाब से उन्हें अपना भगवान तक मानते हैं, अगर वो कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल उनके खिलाफ जिस भी तरह के कार्रवाई हो शब्दों का सकती है। इस्तेमाल। देखिए ये उदाहरण है कि आपने एक बयान दिया, लोग आपको इतना मतलब इसे अंधभक्ति कहेंगे कि अपना मस्तिष्क, अपना दिमाग, अपनी सोच, अपनी समझ लगाए बिना लोग उन्हें उनका फॉलो कर रहे हैं कि अगर हमारे गुरु या हमारे कथावाचक के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। अच्छा, अमूमन माना जाता है कि कानून और धर्म एक दूसरे से अलग अलग है। आप धर्म में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल रखता हूँ धर्म में विश्वास। मतलब आस्तिक है या नास्तिक है? क्योंकि कानून को जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि पता नहीं, जो कानून के जानकार हैं, जो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से या जो जुड़े हुए हैं वकील, वो मतलब किताबी तौर पर ही। देखिए, आस्तिक होना और कानून में विश्वास रखना दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं। मुझे लगता है कि अगर आस्तिक हैं आप तो कानून को भी मानेंगे। तो आप कथावाचकों को मानते हैं? हाँ, देखिए कथावाचक अपने आप में एक कथावाचक नहीं है, बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं और भी नाम हैं। और मैं ललित नागर जी के बारे में बता दूं, ये खूब सेवा भी करते हैं, मतलब ये सेवा में भी उतना ही यकीन करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर भी कमेंट की ऐसी बौछार लगे और आपको भी उस विरोध का सामना यहाँ पर करना पड़े, इसलिए बहुत दिलेरी की ज़रूरत होती है। बाकी इतना भी ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि अनिरुद्धाचार्य के जो बयान यहाँ पर सामने आए हैं उन पर ज़रूर विवाद गहरा रहा है, विवादों के दायरे में है, लेकिन उन्होंने बाहर भी वो काफ़ी सारे अपने शोज़ करते हैं जहाँ पर वो समाज को, देश को, रिश्तों को किस तरह से संवारना है, किस तरह से जोड़ कर रखना है, उस पर भी अपने जो विचार हैं वो देते आए हैं, जिसके चलते उनके हज़ारों से लाखों करोड़ों फॉलोअर्स यहाँ पर हुए हैं। पर आपको ललित जी लगता है कि सबको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी यहाँ पर करना होगा? आप किसी कथावाचक को मानते हैं, ये बेहतरीन हो सकता है, लेकिन किसी को मानने के लिए आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हमारे पास समाज में बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ बहुत से ऐसे गुरु कह लीजिए, या मैं ये नहीं कहूँगा कि कथावाचक, क्योंकि हो सकता है कि ये गलत चला जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए थे, वो जो बिल्कुल अंधे होकर उनका अनुसरण करते हैं, उनका शोषण हुआ है। तो यानी कि अगर आप किसी धर्म से या संगठन से जुड़े हुए हैं वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है उसमें, लेकिन उस ऊपर वाले ने आपको मस्तिष्क दिया है, विवेक दिया है, ये ताकत दी है कि आप सही गलत में फ़र्क पैदा कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। तो अनुसरण करें, अंधे होकर अनुसरण करने की ज़रूरत नहीं है। भक्त बने, अंधभक्त ना बने, और अपना दिमाग लगाएं। अगर कोई गलत कह रहा है तो गलत होना चाहिए और जो सही कह रहा है सही होना चाहिए। और अगर आप मानते भी हैं तो आपको किसी और के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करने का हक नहीं है, जैसा आपने कहा कि चाहे वो आम हो या खास हो। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, बड़ा कीमती वक्त ललित जी ने निकाला, क्योंकि आप जानते भी हैं कि कानूनी कार्रवाई के बीच में से वक्त निकालना पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि हम चाहते थे कि कानून का पक्ष भी यहाँ पर सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी आपका।